हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे G7 के विषय में, जो कि दोस्तों हाल ही फिलहाल में हुआ है और उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बनेंगे आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको बताते हैं कि G7 क्या है, यानी कि G7 की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें से क्या है, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 यानी दुनिया के तथाकथित मतलब 7 आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की एक संस्था है। ठीक है, जिसका ग्लोबल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा रहता है, यानी कि बढ़ावा रहता है। अब ये 7 देश कौन कौन से इनके विषय में, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका आता है। अब इसमें से जो रूस को भी 1998 में इस गुट में शामिल किया था, तब इसका नाम बदला गया था, कब G8 हो गया। फिर साल 2014 में रूस के यानी कि इसमें से क्राइमिया पर कब्जे के बाद इस गुट से इसको क्या कर दिया, निकाल कर बाहर कर दिया गया। फिर एक आती एक बड़ी इकोनॉमी और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन अभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या आता है, यानी कि चीन की क्या है, चीन में प्रति व्यक्ति आय इन 7 देशों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, इसलिए चाइना को भी हम एडवांस इकोनॉमी नहीं मानते हैं। वहाँ की यानी कि ऑडियंस ज़्यादा है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम। बेसिक तौर पर पूरे देश की अगर अर्थव्यवस्था देखी जाए तो ये आती है दुनिया की दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, तब जाके हम उसे यानी कि अर्थव्यवस्था मजबूत मानते हैं, या दोस्तों इसमें क्या कहते हैं, शामिल होने का हिस्सा मानते हैं। तो इसमें क्या आता है, लेकिन चीन और अन्य विकासशील देश जिसकी G20 में समूह है। ठीक है, अब जैसे क्या आता है, यूरोपीय संघ भी G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके अधिकारी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं, ये अपवाद है। फिर इसके पूरे साल में G7 देश के मंत्री अधिकारी बैठक करते हैं, समझौते तैयार करते हैं और वैश्विक घटनाओं को साझा करते हैं और व्यक्त भी जारी करते हैं क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया है प्रति उसमें से। अब इसमें से क्या है, इस साल जो G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इटली कर रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं, इसमें से क्या है, देखो जो हाईलाइट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंस, कोई भी एग्जाम दे रहा हो इस समय आप देश का, उन सारी चीज़ों को इसमें कलेक्ट करके बहुत सुटेबल तरीके से रखा गया है। तो अब इसमें से क्या है, शिखर सम्मेलन के लिए इटली का एजेंडा क्या है। ठीक है, क्या है इसमें एजेंडा क्या होगा, यानी कि इस साल अगर G7 में समिट में 13 से 15 जून के बीच इटली के इसमें से अपुलिया में हो रही है, इटली का एक शहर है अपुलिया। ठीक है, अब अक्टूबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जियोर्जियो मेलोनी पहली बार किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फोरम की क्या कर रही हैं, मेजबानी कर रही हैं, और ये पहली बार कर रहे हैं, इस वजह से एग्जाम के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या आता है, यूक्रेन और गाजा में युद्ध के अलावा इटली चाहता है कि अफ्रीका और माइग्रेशन के मुद्दे पर क्या हो, बात हो, यानी कि इटली चाहता है कि अफ्रीका और माइग्रेशन के मुद्दे पर बात हो। साथ ही आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI पर सहयोग का मुद्दा भी उठाया जाए कि नया नया भाई AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जब आया है तो पूरी दुनिया इसे अपनाने में लगी है, तो इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, इस पर वैश्विक तौर पर बातचीत की जाए। अब जैसे क्या आता है, G7 के नेता तथा गाजा और यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं, G7 के जो हमारे नेता है वहाँ पर बैठे हैं जाके, जो यानी कि क्या कहते हैं सम्मेलन हुआ है, उसके नेता गाजा और यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं, क्या क्या मुद्दे उठा सकते हैं, उसके विषय में भी बातचीत होनी चाहिए। तो क्या आता है, G7 देश ने पहले ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन देशों ने रूस को इंटरनेशनल कॉमर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, जिसे G7 और यूरोपीय संघ ने रूस के 325 अरब डॉलर की परिसंपत्ति क्या कर दी, फ्रीज कर दी है, मतलब बंद कर दी है। ये सारा धन इन 7 देशों में जमा था, जिन 7 देशों में यानी कि G7 के जितने भी 7 देश हैं जो हिस्सा बने हुए हैं, उनमें जो रूस की संपत्ति थी इसको फ्रीज कर दिया गया है। इनमें से रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा जमा किए गए यानी कि फॉरेन रिजर्व का मतलब विदेशी मुद्रा भी शामिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब G7 देश का एक योजना पर काम कर रहा है, कौन से, जिसके तहत इस भारी भरकम रकम से मिलने वाले ब्याज को यूक्रेन के बतौर ऋण दिया जा सके। यानी कि जो अब देखो इसमें से उल्टा कैसे गया, रूस का जितना पैसा है वो पैसा इन 7 देशों में जमा है, लेकिन इन 7 देशों से जो मिलेगा ब्याज उससे यूक्रेन के ऊपर जो चढ़ा हुआ ऋण है उसको चुकाया जाएगा। ठीक है, ब्याज की ये रकम अब तक करीब 50 अरब डॉलर हो चुकी है। 3 जून को G7 के देश के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गाजा में युद्ध रोकने की क्या प्लान को हरी झंडी दे दी गई है।
फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसमें से नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बाइडेन ने यानी कि इजराइल और हमास के बीच तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इस शांति प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और गाजा को सहायता बढ़ोतरी भी शामिल है। अब इसमें से आता है बाइडेन के प्रस्ताव में ऐसा शांति समझौता जो इजराइल की सुरक्षा और गाजा के लोगों की यानी हिफाजत की गारंटी बन सके। अब विकासशील देशों के साथ कैसे काम करता है G7, उसके विषय में जानते हैं। अब इसमें से दोस्तों जो आता है हमारा पॉइंट कि इटली का कहना है कि G7 समिति के लिए विकसित देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते और एजेंडे पर केंद्र में होंगे। ठीक है, जो बैठक हुई इन मुद्दों पर केंद्र होगा और वो सहयोग और आपसी फायदे की साझेदारी पर आधारित मॉडल बनाने पर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन के लिए इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 12 विकासशील देशों के नेताओं को निमंत्रण दिया है। जिर्जो मेलोनी की सरकार के यानी मैटेटाइट प्लान के तहत इटली में कई अफ्रीकी देशों को 5.5 अरब यूरो का कर्ज और आर्थिक सहायता देने जा रहा है। इटली की इस योजना का मकसद इन अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। फिर इसके बाद आता है क्या आता है, इस योजना में इटली को ऊर्जा सेक्टर के खुद को एक ऐसे महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी जो अफ्रीका और यूरोप के बीच गैस और हाइड्रोजन की पाइपलाइन क्या कर सकता है, बना सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों को यह संदेह है कि इटली यानी मैटेटाइट प्लान की आड़ लेकर अफ्रीका से होने वाले प्रवासन को रोकने जा रहा है। वैसे कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे दोस्त अपने फायदे के लिए भी कुछ कुछ तरीके अपनाते हैं। अब इसमें से आता है इस योजना के लिए इटली अन्य देशों को भी वित्तीय योगदान देने की अपील कर रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट मुद्दे पर। अब हमारा नेक्स्ट मुद्दा क्या आता है, आर्थिक सुरक्षा और AI से जुड़े जोखिम में G7 कैसे निपट सकता है, इनकी प्लानिंग क्या है। तो ये आता है दोस्तों, साल 2023 में G7 की अध्यक्षता के रूप में जापान ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने पर जोर दिया था। इसके लिए G7 देशों ने एक ऐसा समझौता किया जिसका मकसद चीन, रूस जैसे देशों को अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल दूसरे देशों पर अपनी मर्जी से थोपने से रोकना था। यानी कि अपनी ताकत, यानी कि जैसे चाइना कर रहा है किसी भी देश के, जैसे भारत के आसपास के एरिया के श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके पोर्ट खरीदा, उन पोर्टों में अपने सैनिक, अपनी सुरक्षा बल को तैनात कर देता, एक तरह से भारत को घेरने की यानी योजना बना रहा है। ये पूरी दुनिया जानता है। तो इसी तरह जो अपनी आर्थिक ताकत है इसको थोपने से रोका जाए। अब जैसे आता है दिसंबर 2023 में इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अलग हो गया है। चीन इस परियोजना की मदद से दुनिया भर में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट रूट का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। अब जैसे आता है यहाँ पर पॉइंट आता है, जिर्जो मेलोनी ने कहा भी कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इटली का शामिल होना एक गलती थी। अमेरिका ने चीन की इस परियोजना को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाने की कूटनीति करार दिया। अमेरिका को जो जवाब था, यह माना जा रहा है कि इटली में होने वाली समिति में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर और G7 के देश के नेताओं और कदम उठाने के लिए अमेरिका भी क्या है, तैयार है। जापान में हुए साल 2023 में समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और इसका नतीजा हिरोशिमा AI प्रोसेस के रूप में निकला, जिसका मकसद दुनिया भर में सुरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना था। हालांकि ये तमाम कोशिशें G7 देश को अपनी तरफ उठाए गए कदमों में महज एक हिस्सा भर ही थी और कुछ नहीं हुआ, यानी कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। इस बार बैठक में यानी मुमकिन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे पर बात आगे बढ़े और यूरोपीय संघ अमेरिकी राष्ट्रीय के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को स्वीकार कर लिया जाए। फिर पॉइंट आता है G7 यानी क्या है, G7 के पास ताकत, यानी कि G7 के पास ऐसी कोई ताकत है जिसके मुद्दे पर ये बात कर रहा है। तो देखो, G7 देशों का समूह कोई कानून नहीं बना सकता, ठीक है, कोई भी कानून नहीं बना सकता, लेकिन अतीत में इस ग्रुप के कुछ फैसलों पर असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया, यानी कि इसका असर देखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, उदाहरण के लिए G7 देशों ने साल 2002 में मलेरिया और एड्स के खिलाफ लड़ाई में एक ग्लोबल फंड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2021 में जब ब्रिटेन में G7 देशों की शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला था, तो उससे पहले G7 के वित्तीय मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक टैक्स देना चाहिए। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार फैला है, उनको अधिक टैक्स देना चाहिए और ये होना भी चाहिए। किसी भी देश के लिए ये टैक्स
इकट्ठा करना ये एक अच्छी बात होती है। जैसे कि G7 देश विकासशील देशों को वित्तीय मदद पहुंचा रहे हैं और इस यानी कि संगठन ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में भी कदम उठाया। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि G7 के विषय में सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।